राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है शांतिकालीन, दूसरी आपातकालीन। पहले हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था शांतिकालीन, और शांतिकालीन शक्तियों में पहली शक्ति जो है उसका नाम क्या है? कार्यपालिका शक्तियाँ। मैंने आपको ये समझाया था कि कार्यपालिका शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है वो सभी नियुक्तियां किस में आती है? कार्यपालिका शक्ति में आती है। जैसे अपन ने बात की थी कार्यपालिका का क्या होता है? ये संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसलिए क्या करता है? ये नियुक्तियां करता है निम्नलिखित। और निम्नलिखित नियुक्तियां कौन कौन सा? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसकी सलाह पर और उसकी सहायता करने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक, आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 76। आजकल ये अनुच्छेद आ जाता है, हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ भी अगर आपकी नज़र पड़े तो उसको याद रखें कि अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी का। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के जितने भी आयोग हैं उन सब आयोग के अध्यक्षों का नियुक्ति और गठन करता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केग, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्र। कुल मिला के बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति केंद्र में क्या करता है? सभी की नियुक्तियां करता है। राज्य में किसकी करता है? और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की करता है। ठीक है। आयोगों का गठन भी करता है राष्ट्रपति। कौन कौन से? राष्ट्रपति संघ के सभी संवैधानिक और कानूनी आयोगों का गठन करता है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद आयोग का गठन किया, वित्त आयोग है केंद्र में, ये अनुच्छेद अंडरलाइन कर लो। वित्त आयोग आगे पढ़ेंगे जब आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 280 में है। इसका केंद्र, अब नाम के आगे क्या लग जाएगा? केंद्रीय वित्त आयोग। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य वाले के लिए राज्यपाल आ जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, अभी अपन ने बात ही की थी, अनुच्छेद 315 में है। निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है। राजभाषा आयोग का उल्लेख 344 है। आयोग, राजभाषा की बात नहीं कर रहे, भाषा तो स्टार्ट पहले से हो जाती है, आयोग बोल रहे हैं यहाँ पे ना। और अभी शायद रिट में एक प्रश्न भी आया था भाषा के लिए संबंधित। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन करता है 338 के तहत। ओबीसी आयोग का गठन जो किया गया है वो 340 के तहत। अपने लिए महत्वपूर्ण है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की दूसरी प्रकार की शक्तियाँ कौन सी है? विधायी। इसमें से कल मैंने आपको पढ़ाई थी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के अधिवेशन मतलब सत्र को क्या करता है? आहूत। आहूत का मतलब क्या होता है? और उसका क्या करता है? 57 का मतलब समाप्त करता है। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर किसे भंग कर सकता है? लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। तथा नई लोकसभा के चुनावों की क्या जारी करता है? अधिसूचना के दोबारा चुनाव होंगे। तो संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार किसको? सत्रावसन का अधिकार भी। ये केवल संसद का सत्र, कल अच्छी तरह मैंने समझाया था, मैं संयुक्त नहीं बोला यहाँ पे, संयुक्त बैठक अलग होगी। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति जब नई लोकसभा बनती है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। जो हर 5 साल के बाद जब नई बनती है तो उसकी जो पहली बैठक होती है तो उसके गठन के समय प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ, दो चीजें अलग अलग है। लोकसभा के गठन के समय 5 साल में एक बार, पहली बार जब मिलेंगे तब, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वो हमारे होता है मार्च के महीने में ना। तो प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को क्या है? पढ़ता है या प्रस्तुत करता है, जिस पर क्या पास किया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव में पारित करती है संसद। और अगर संसद धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करे तो क्या होगा? प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, प्रधानमंत्री को घर जाना पड़ सकता है इस पे। आगे देखो अनुच्छेद 108, सबसे महत्वपूर्ण किसका उल्लेख है इसमें? तो आप कहोगे इसमें संयुक्त बैठक का उल्लेख है। संयुक्त बैठक किसकी संयुक्त बैठक? संसद की संयुक्त बैठक। संसद की बैठकें पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ संसद की संयुक्त बैठक, कमांड एक जगह उनको बुलाया जाएगा, ठीक है ना।
धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष जितने भी विधेयक हैं, जैसे साधारण विधेयक को संसद के एक सदन द्वारा पारित कर दे और दूसरा सदन उसे कितने महीने तक रोक ले, 6 माह तक उसे पारित नहीं करे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओम बिरला इसलिए लिखा है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ही हैं, इसलिए लिखा है ना। तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, भेजेगा भी कौन, पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कल हमने पढ़ लिया था कि अब तक 3 बार साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया, और तीनों बार मैंने आपको बताए हैं प्रधानमंत्रियों के नाम, कल पढ़े थे अपन ने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस कारण से बुलाया गया, कब बुलाया गया, 61 में। प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई थे तो उनकी अध्यक्षता के अंदर बैंक अध्यक्षता का मतलब समझ रहे, उस समय प्रधानमंत्री था, बाकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष था वही किया। ऐसे मत समझना कि उस समय उन्होंने अध्यक्षता की, कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थे। और ये कब बुलाया गया था, 16 मई 1978। और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तीसरी बार उनकी अध्यक्षता में आतंकवाद निरोधक कानून जिसको बोलते हैं कोटा पारित करने हेतु 26 मार्च 2000 को यह बुलाई गई। और तीनों बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, कल पढ़ा था नहीं तो चलो वो पढ़ो, आज जो उसको पढ़ो एक बार पढ़ लो, पहले कल पढ़ा था इसको पढ़ लो। अब महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे आज 123। देखो राष्ट्रपति के लिए एक अनुच्छेद 82 के तहत राज्यसभा में, हमारे एक तो लोकसभा है और एक क्या है, राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर, नॉमिनेट कर सकता है 12 सदस्यों का ना। 12 सदस्यों को डायरेक्ट क्या बनाया जा सकता है, सांसद बना सकता है, और उनको फिर बाद में मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो 12 सदस्य जो होते हैं इसके वो किस क्षेत्र में होते हैं, वो कला साहित्य इन सब के क्षेत्र के अंदर होते हैं ना। वो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति काम तो बहुत अच्छा करता है पर उसके बाद वोट बैंक नहीं है तो वो चुनाव नहीं जीत पाता, और वो चुनाव नहीं जीतेगा तो देश के लिए काम नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ वो जो वोटिंग होती है वो जाति के हिसाब से जाती है, धर्म के हिसाब से जाती है। अब कोई जिसका का पूरे अजमेर के अंदर उस जाति का एक ही घर हो बेचारे, उसको कौन वोट देगा। तो वो काम तो अच्छा कर सकता है परंतु उसको मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को, जैसे वो समाज से भी है, तो उसको उठा के कहाँ ले जाया जा सकता है, केंद्र के अंदर मंत्री बनाया जा सकता है। कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है पर चुनाव लड़े तो हार जाए, और उसे खेल के क्षेत्र के अंदर खेल मंत्री बनाया जा सकता है, और वो भी कहाँ से, चुनाव राज्यसभा से जिता के सांसद होगा, डायरेक्ट बनाया जा सकता है ना। तो ये राष्ट्रपति की कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकता है। आगे है अनुच्छेद 123। कौन सा अनुच्छेद है, 123। इसमें शक्ति है अध्यादेश की। किस शक्ति है, अध्यादेश सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। हमारे यहाँ कोई भी कानून बनता है ना, अनुच्छेद 123 इसमें किसी शक्ति है, इसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। एक कानून है, भारत में कोई भी कानून बनता है तो कैसे बनता है, उस कानून को बनाती है कौन, संसद। भारत में कोई भी कानून होता है वो लोकसभा में पारित होना चाहिए, और कहाँ पारित होना चाहिए, वो
राज्यसभा में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में यदि वो पारित हो जाता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है, भारत में कानून बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात क्या है अलग से, यहाँ बात यह है कि भाई कानून लास्ट में राष्ट्रपति साइन करेगा तभी क्या बनेगा, वो कानून बनेगा, और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक क्या नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो ही नहीं रही है, मतलब उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, जब तक बैठक नहीं हुई तो कानून कैसे बनाएंगे, आज बैठक ही नहीं हो रही तो कानून कैसे बनेगा, बनेगा नहीं उसके अंदर कानून। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए अध्यादेश एक राष्ट्रपति पहले से साइन कर दे। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना काल था, कोरोना के अंदर एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे अपन लोग, तो जब अपन नहीं हो सकते तो संसद के सदस्य कैसे होंगे, तो वो भी क्या नहीं हुए, इसमें इकट्ठे नहीं हुए। अब जरूरी हो कानून बनाना, और कानून बनाना जरूरी हो तो कानून तो कौन बनाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री, मतलब मालिक तो कौन है देश का, वैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राष्ट्रपति को ले जाके एक पेपर देंगे कि ये कानून बना दो, और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा, साइन कर देगा। अगर राष्ट्रपति के साइन हो गए तो क्या बन गया, वो कानून बन गया, तो वो कानून क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। परंतु वो अध्यादेश जो होता है, इसका हिंदी में तात्पर्य है, यह कहलाएगा अस्थायी कानून। कानून तो बन गया, फिर क्या बन गया, ये अस्थायी कानून बन गया। अरे आपने गाड़ी निकाली, नई गाड़ी ली, उस दिन नंबर मिलते हैं कि आपको नंबर प्लेट नहीं मिलती, उस पर अस्थायी नंबर चुकवाते हैं ना, तो आपको कोई गाड़ी रोकता नहीं है पुलिस वाला कि यार नई गाड़ी है, मतलब इसके नंबर आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये कानून तो है पर कैसा है, अस्थायी। पर अस्थायी थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, स्थायी। राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया, अब किसकी जरूरत है भाई, लोकसभा राय। अच्छा, राष्ट्रपति को साइन करने के लिए किसने कहा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, लोकसभा। प्रधानमंत्री जब भी कहेगा जब उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं इसको पास करवा लूंगा। भाई लोकसभा के अंदर सीटें हैं 543, और 543 में से 272 सीटें उनको चाहिए, अभी बीजेपी के पास 300 के आसपास है, तो मतलब उसको पूर्ण विश्वास है कि भाई मैं इसको पास करवा लूंगा, इधर भी इनके व्यक्ति हाँ कर देंगे, तो वही क्या होगा, पास होगा, नहीं तो वो बिल क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि हम बाद में जब भी मीटिंग चलेगी तब हम इसको क्या करवा लेंगे, पास है। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिनों तक मान्य हो सकता है ना, तो वो होता है संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। कब तक मान्य होता है, 6 सप्ताह। महा किसने बोला भाई, है ना, पहले पढ़े हुए ना, गड़बड़ है, इसलिए कहते हैं दोबारा पढ़ लिया करो, उल्टी नहीं होती है ना। दोबारा पढ़ने हुआ क्या होता है, दोबारा में याद हो जाता है। पर हमारे यहाँ क्या है कि वो हम स्पीड में रहते हैं कि हमने पढ़ लिया, तो इसलिए मैं ना मेरा सिलेबस बार बार स्पीड से कराता हूँ कि एक बार के अंदर बच्चे के समझ में नहीं आया तो दोबारा हो जाएगा, जबकि मैं आपको एक बार सिलेबस कराने के लिए ही बाध्य हूँ, 2 बार के नहीं हूँ। मैं बार बार इसलिए करवाता हूँ कि मुझे पता है कि इसी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और ये सब्जेक्ट है सबसे बोरिंग होता है, और बोरिंग होता है तो उसको पढ़ाया जाता ही नहीं है। और जब तक पढ़ने की बारी आएगी, जैसे कंप्यूटर, मैंने जब से संस्था खोली कंप्यूटर 2 ही बार पढ़ाया है, 2 ही बार 15-15 दिन पढ़वाया केवल। कारण उसका यह है कि चौथे दिन के बाद तुम मना कर देते हो, रहने दो, 2 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर आ जाता है, कि वो पढ़ना नहीं चाहते। और पढ़ना क्या चाहे कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कंप्यूटर आता है इंग्लिश के अंदर। दूसरा एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी को मैंने मेरी तरफ से लगाया, अजमेर वाला तो पढ़वाते ही नहीं है, मैंने मेरी तरफ से लगाया, फिर भी लोग पढ़ना ही नहीं चाहते उसको। अब जिनको आती है वो तो पढ़ना चाहते हैं 1-2, और जिनको नहीं आती है तो वो कहते हैं रहने दो ना, 5 नंबर का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अपन दूसरी मेहनत कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ोगे तो उसमें से नंबर आएगा। तो आप क्वालिटी में से अभी CAT में तो उदाहरण देख ही लिया है, पहले लोगों को कहते हैं सर ऐसे गीत गाते होंगे, पर भी वो प्रमाण को प्रत्यक्ष क्या है ना आवश्यकता होती, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब CAT का पेपर तुम सबने दिए हैं, उसमें देख लेना सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी का है। तो ये बार बार आप पढ़ोगे, एक बार में नहीं आएगा, नहीं आए तो बार बार उसे करें। फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इनको इसमें क्या है सीक्वेंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, नहीं तो मैं तो टाइम पे आ जाता हूँ। मैं तो 8 बजे हूँ, मेरी क्लास में लास्ट में भी रख लूँ, मेरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं इसको लंबी बढ़ा दूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परंतु तुम टाइम पे आओ, क्योंकि मैं टाइम पे आऊँगा जब भी तुम टाइम पे आओगे, और मैं आऊँ तब मैं इंतज़ार करता हूँ इसलिए लेट कि भाई कोई एक रह जाए नहीं, है ना, कि वो आदर्श नगर वाले बच्चे लेट नहीं हो जाए, कहीं कोई वहाँ से दूर दूर से आते हैं, चंद्रोदय से भी आता है एक आधा, कौन आता है भाई, अजय नगर से किधर से आता है कोई, हाँ तो ये लेट हो जाएंगे। तुम कहाँ से आते हो, कहाँ नंबर, तो वो आगे से रह गया ना, तो लेट हो। किशनगढ़ वाले पहुँच गए, तुम तो कह रहे लेट आऊँगा मैं,
हाँ लेट आने के लिए बोला था ना कल, फिर आज जल्दी कैसे आ गए? मिल गई बस, ठीक है ना। हाँ सप्ताह तक लागू रहेगा ना। अब देखो ऐसे है, हमारे यहाँ संसद की जो बैठकें होती है उन बैठकों में अधिकतम गैप हो सकता है 6 माह का। कितने माह का? 6 माह। संसद की एक बैठक और अगली बैठक इतना गैप होता नहीं है, 3 महीने में हो जाती है, 2 महीने में कभी भी बुला सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा अगर गैप हुआ तो कितने महीने का होगा? 6 महीने से गैप होगा ना। संसद की बैठक बुलाई गई आज, उससे राष्ट्रपति ने तो पहले पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने बना दिया, आज कानून बना दिया राष्ट्रपति ने कि भाई 1 जुलाई को ये कानून बना दिया, लागू हो गया 1 जुलाई से। और 1 जुलाई को लागू होने के 15 जुलाई के अंदर ही उसने क्या कर दिया है, उसमें बैठक बुला ली। अब जब बैठक बुला ली, उस बैठक से 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब हो गया कितने दिन हो गए? 42 दिन। इन 42 दिनों तक के अंदर अंदर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। या तो पहले दिन ही चर्चा करके भाई राष्ट्रपति ने कह दिया ओके साइन करो, भाई सबने साइन कर दिया और वो क्या बन गया, उसी दिन कानून बन गया, तो क्या कहलाएगा? स्थायी। जिस दिन बुलाया, जिस दिन बैठक स्टार्ट हुई, पहले दिन ही उस पर बात करी और उसको क्या कर दिया? ओके कर दिया, सबने साइन कर दिया, वो कानून बन गया। उस पर बात नहीं करी या उसके ऊपर बात करके कह दी, मना कर दिया, तो क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। यस कर दिया जब तो क्या बन गया? स्थायी कानून। मना कर दिया था वो कानून फेल हो गया। परंतु उस पर न तो उस पर मना किया और न उसके ऊपर उसको कानून बनाया, और ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए? 42 दिन बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त। तो प्रश्न क्या बनता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक मान्य होता है? संसद के सत्र प्रारंभ होने के, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? संसद के सत्र प्रारंभ होने के। हम यहाँ बात करें किसकी? संसद के सत्र की, सत्र यानी अधिवेशन, अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। अब एक प्रश्न आता है, अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगा? अधिकतम कितने दिनों तक? आज बनाया राष्ट्रपति ने, जैसे उसमें सील लगाई कानून बन गया, अस्थायी बन गया, अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद मीटिंग हुई नहीं। कितने दिनों तक मीटिंग नहीं हो सकती? 6 माह तक नहीं हो सकती है ना। मतलब आज इस दिन इसको कानून लागू किया और यहां से लेकर यहां तक 6 महीने तक क्या नहीं हुई? मीटिंग नहीं हुई। 6 महीने बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? सत्र। क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। सत्र प्रारंभ होते ही इसको समाप्त कर दिया। कितने दिनों तक रह गया ये? 6 माह तक रह। कितने माह तक रह गया? 6 माह। और सत्र प्रारंभ होते ही इसको लागू कर दिया, तो क्या बन गया? एक कानून बन गया उसके अंदर। तो कोई भी अस्थायी कानून या आप कह सकते हो अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने पे कितने दिनों तक लागू रहता है? 42 दिन या 6 सप्ताह। और अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। दोनों में अंतर समझ में आया? ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं समझ में आया उसके? फिर देखो वापस इधर हम पढ़ क्या रहे हैं? अनुच्छेद 123 किसका उल्लेख इसमें? अध्यादेश का। अध्यादेश को क्या बोलते हैं? अस्थायी कानून। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो तो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या लागू करता है? अध्यादेश। वो अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने पर कितने दिनों तक लागू रहता है? 42 दिन का मतलब 6 सप्ताह। अधिकतम कितने दिनों तक? 6 माह तक। अब इससे थोड़ा सा अलग प्रश्न आ जाए, अधिक से अधिक या अधिकतम ही आ जाए, ऑप्शन देखना आपको ना, भाई ऑप्शन में क्या है समझना। यहाँ पे कानून बनाया, सत्र चला ही नहीं, सत्र कितने दिनों बाद चला? 6 माह। कितने दिनों तक लागू हो गया? 6 माह। ये तो अधिकतम हो गया। अब सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक इस पे बात ही नहीं की, और जब 6 सप्ताह तक बात नहीं की तो क्या होता है? अरे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा?
समाप्त। अब ये क्या हो गया? समाप्त। बताओ कितने दिन रहा? 6 माह और 6 सप्ताह। अधिक से अधिक कितना रह गया ये? 6 माह और 6 सप्ताह। आई बात समझ में? ये वाला प्रश्न तो आया नहीं आपके। ये है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वो सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों तक लागू रहता है? 6 सप्ताह। अधिकतम कितने दिनों लागू रहता है? 6 माह। पर अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि ये अधिकतम कितने माह लागू रहता है और ऑप्शन ऐसे आए 3 माह, 6 माह, 6 माह और 6 सप्ताह, 7 माह और 7 सप्ताह, तो कौन सा करोगे? अधिकतम। क्योंकि अधिकतम तो फिर यही हुआ ना, वैसे बात ही नहीं की लागू हो जाएगा, उसके अंदर क्या है। और नहीं सीधा सीधा पूछे अधिकतम 6, ऑप्शन में अगर केवल 6 माह 6 माह कर देना उसके अंदर। अगर जहां लिखा हुआ जाए 6 माह और 6 सप्ताह तो उसको करना है लागू। इसमें कोई दिक्कत? क्या पढ़ रहे हैं अपन? अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति कौन शक्ति? अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? 123 के अंदर। कौन किस में है? 123 में। अध्यादेश कौन लागू करता है? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के कहने पर, है ना। लिखित सलाह पे करेगा। किस पे करेगा? लिखित सलाह पे। वो उसको कह देगा, कहते ही वो लागू कर देगा। फिर वो कितने दिनों तक लागू होता है? संसद के सत्र प्रारंभ होने के अधिकतम 6 माह में होता है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद के अधिवेशन नहीं चल रहा हो, अगर अधिवेशन चल रहा हो तो फिर तो संसद ही बनाएगी, राष्ट्रपति को पावर नहीं है। राष्ट्रपति को पावर कब है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। नहीं चल रहा हो और विधेयक जरूरी हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कैसी सलाह पर? लिखित। पहले लिखित सलाह नहीं होती थी तो क्या इंदिरा गांधी दुरुपयोग कर लेती थी। वो तो राष्ट्रपति को बुलाओ, इधर साइन करो, यहाँ पे करके जाता और मन मर्जी कर लेते। ये का यही अनुच्छेद यहाँ कितना लिखा हुआ है? 123। रीजनिंग के तहत ऐसे उल्टा कर लो इसको ना, 2 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, 3 की जगह 3 रख लो। कितने हो गए? 123 में तो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है। किसकी है? राज्यपाल। दोनों में सेम शक्तियां हैं, अनुच्छेद थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा। ये का ये हम पढ़ेंगे आगे, तब राज्यपाल में काम आएगा। लिखित सलाह पर एक अध्यादेश जारी करता है जो अस्थायी कानून कहलाता है। यह अध्यादेश 6 माह तक क्या होता है? मान्य रहता है, क्योंकि संसद के अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह यानी कितने दिन? 42 दिन के भीतर संसद द्वारा इस अध्यादेश को अनुमोदित करना क्या है? आवश्यक। अन्यथा ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो संसद के सत्र में तो क्या समाप्त हो जाएगा? 6 सप्ताह में। और अधिकतम कितना रह सकता है? 6 माह। ये 2 शब्द आपको इसमें याद रखने हैं। पढ़ो उसको एक बार, 123 को पढ़ लो। क्रिकेटर तुम्हारे डिपार्टमेंट के बच्चे आए हैं, पीटीआई 3-4 बच्चे हैं, उनसे मिलना, बात कर लेना उनसे ना। और कौन है पीटीआई? अपने एक बात है ना। तो क्या वो बजट में कहीं है? पीटीआई का नाम लिया तो है शायद। अरे आएगी, पीटीआई आएगी। उसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी दिया ना इसे। वो पद तो खाली है सारे। वो जो लिस्ट आई थी ना भाई, कितने कितने पद टीचर ग्रेड में खाली है, उसमें सारे शिक्षक हैं। दे तो सब सकते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों? ये अलग डिग्री हो रहा है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दे सकते हो आप, है ना। और सब में गेम होना जरूरी है इसमें। कौन सा गेम? आपके तो क्रिकेट ही होगा ना आपके। हैंडबॉल। देखो संविधान में अनुच्छेद 111, अनुच्छेद कौन सा? 111। इसमें किसकी शक्ति है? वीटो की। वीटो की शक्ति है यानी निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना, किसी चीज के लिए क्या कर देना? मना कर देना। संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए, विधेयक का मतलब होता है कच्चा कानून, कि भाई बनाए कि नहीं बनाए। जब तक नहीं बना तब तक क्या कहता है? विधेयक। और वो विधेयक अगर कानून बन गया तो उसको क्या होता है? अधिनियम। बनाने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मैंने अभी अभी बताया था, लोकसभा पारित करेगी, राज्यसभा पारित करेगी, लास्ट साइन किसके होंगे? और राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक क्या नहीं बनेगा? वो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है
और इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, 3 चॉइस होती है उसके पास कि राष्ट्रपति क्या करे। या तो वह विधेयक को अनुमति दे देता है, अनुमति दे दी मतलब साइन कर दिए तो क्या बन गया, वो विधेयक कानून बन गया। या विधेयक को अनुमति नहीं देता, या क्या कर देगा, वो मना कर देगा। मना कर देगा तो क्या होगा, वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा ना, मना कर देगा तो वो कानून नहीं बनेगा। या पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या वापस कैसे भेज सकता है, इसमें थोड़ी चेंजिंग करो, है ना, थोड़ा सही नहीं है ये। 3 ऑप्शन है, साइन कर सकता है, मना कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है मना भी नहीं करे, और क्या कर सकते हैं, पुनः विचार दोबारा लौटा सकता है। पर पुनः विचार के बाद अगर वापस आ गया उसके पास तो साइन करने पड़े, तो उसको करने पड़ते। इसका मतलब क्या हो गया, पावर में कौन है हमारे, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति को तो क्या करना है, साइन करना ही करना है उसके ऊपर, है ना। इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की विटो शक्ति दी गई है। वो 3 प्रकार की विटो शक्ति में पहली कौन सी है, अत्यांतिक विटो। अत्यांतिक विटो में यदि कोई गैर सरकारी सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधेयक रखे तो वह इसे पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। गैर सरकारी का मतलब है अगर कोई मंत्री नहीं है, अभी सरकार है बीजेपी की और राहुल गांधी रखे तो विपक्ष में है, और बीजेपी का भी कोई व्यक्ति रखे, भागीरथ चौधरी रखे, तो वो क्या हुआ, वो गैर सरकारी कहलाएगा क्योंकि वो मंत्री नहीं है। एक शब्द है अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, मतलब उसे साइन करने पड़ेंगे। पर अगर मंत्री नहीं भेज रहा है, कोई दूसरा भेजा के ऐसा कानून होना चाहिए, तो उसको मानने के लिए क्या नहीं, वो बाध्य नहीं। वो मान तो सकता है पर वो बाध्य नहीं, वो मना कर देगा, उसके ऊपर मना भी कर सकता है। तो वो माने या नहीं माने उसकी मर्जी, वो साइन करे चाहे नहीं करे। तो पहले वाले का वो विकल्प कौन सा हो, उसको अगर वो साइन करता है या नहीं करता है उसकी मर्जी, उसको कहते हैं अत्यांतिक विटो। अगर किसी गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया है तो साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। निलंबनकारी विटो, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। अगर किसी मंत्री ने, गृह मंत्री ने भेज दिया, कृषि मंत्री ने कोई बिल बना के भेज दिया कि ये बिल है, तो फिर किसको पास करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को। उसको उस पर साइन करने के लिए क्या है, वो बाध्य है। परंतु एक बार वो क्या कर सकता है, पुनः विचार कि इसमें मात्रा की गलती है, मतलब समझ रहे, कोई भी छोटी सी गलती निकाल के वो वापस भेज सकता है कि नहीं मैं दोबारा देखूंगा बाद में, तो वो वापस आ जाएगा किस बिल में गलती है। फिर वो बिल वापस लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश आएगा, जो उसने गलती बताई उसको सुधार लिया जाएगा। और अगर नहीं भी सुधारा जाए, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही लौटा दिया, तो भी राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए लौटाना नहीं चाहिए, वो एक विलंब का काम है, लेट कर सकते हो बस केवल, इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं होगा ना। जेबी विटो, राष्ट्रपति ना तो सहमति देता है और ना ही क्या करता है, असहमति देता है, दोनों ही नहीं करे, ना तो सहमति देना ना असहमति देना ना, तो दोनों ही नहीं करे, तो फिर उसको ऊपर क्या हो गया है कि एक अलग ही विटो हो गया। उस विटो को क्या बोलते हैं, जेबी विटो। मतलब उसको क्या रख लिया उन्होंने, पॉकेट के अंदर रख लिया, अपनी जेब के अंदर रख लिया, न तो हाँ कहना और ना ही उसके लिए क्या कहना, ना कहना, उसे क्या बोलते हैं, जेबी। आपके प्रश्न यही आएगा कि जेबी विटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं। तो जेबी विटो का प्रयोग 1986-87 में पहली बार ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विधेयक पर जेबी विटो का प्रयोग किया था। मतलब उस विटो पर ने तो हाँ बोला और ना ही ना बोला, तो जेब में ही चला गया। तो राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो साधारण विधेयक के ऊपर क्या कर सकता है, जेबी विटो ले सकता है। पहला विटो कौन सा है, अत्यांतिक, साइन करने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है अगर गैर सरकारी विधेयक। दूसरा कौन सा है, निलंबनकारी, अगर मंत्रिपरिषद भेज दिए तो क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। और जेबी विटो में ना तो यस ना नो, न तो साइन के लिए सहमति देता है और ना ही असहमति देता है, उसे क्या बोलते हैं, जेबी विटो बोलते हैं। और जेबी विटो का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन, यानी जेल सिंह थे। पढ़ो इसको, विटो की शक्ति। यह आपकी जो विधायी शक्तियां हैं वो समाप्त हुई, बाकी कल पढ़ेंगे अपन।